हाय एवरीवन, मैं आज की वीडियो में आपका वेलकम करता हूं, जिसमें हम कुछ नए टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि एंडेल क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। हम इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम हमारे ऑपरेटर्स के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे एंड एल के साथ। When used with cout, endl directs the output to the next line, just like /n. तो जैसे /n का यूज करते थे हम हमारे आउटपुट को नेक्स्ट लाइन में डायरेक्ट करने के लिए, वैसे ही आप endl का भी यूज कर सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। cout I am bond, जो कि डबल कोट्स में एनक्लोज्ड है, उसके बाद एक endl है, एंड उसके बाद नेक्स्ट cout स्टेटमेंट में हमने लिखा है जेम्स बॉन्ड। तो आपके आउटपुट में क्या होगा, जो आपकी पहली स्टेटमेंट है जो डबल कोट्स में एनक्लोज्ड है वो तो एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो गई है। उसके बाद जब आपका एंडेल एनकाउंटर होता है तो आप डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन पे जंप कर जाते हैं। उसके बाद आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट हुई है। तो एंडेल का बिहेवियर सिमिलर ही है। अगर मैं यहाँ पे /n लिख देता तो भी यही होता कि हमारे आउटपुट में हम नेक्स्ट लाइन पे जंप कर जाते। सेम चीज एंडेल के साथ भी हम कर सकते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने लिखा है cout bleep endl bloop। तो आप सोच सकते हैं इसका आउटपुट क्या होगा कि अगर यहाँ पे endl की जगह मैं /n लिखता तो जो आउटपुट आता वो सिमिलर आउटपुट ही आएगा endl के साथ। तो आउटपुट में क्या आएगा, पहली लाइन में आया bleep, उसके बाद एक endl है तो आप नेक्स्ट लाइन में जंप कर गए, और उसके बाद आया आपका bloop। तो अब हमने ये तो देख लिया कि हम एंडेल को यूज कैसे करते हैं। अब हमें ये समझना है कि एंडेल को हम यूज क्यों करें। वाई यूज एंडेल। अगर हमारे पास /n है ऑलरेडी तो हम एंडेल का यूज क्यों करें एंड उसको कहां पे करें। कंपेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स cout bleep endl bloop एंड cout bleep /n bloop। आप एक बार वीडियो को पॉज करके इन दो स्टेटमेंट्स को पढ़ें एंड इन्हें कंपेयर करने की कोशिश करें। नोट दैट बोथ द स्टेटमेंट्स गिव द सेम आउटपुट। दोनों स्टेटमेंट्स का आउटपुट सेम ही है। पहली लाइन में आया ब्लीप एंड उसकी सेकेंड लाइन में आया ब्लूप, बट द लेफ्ट वन इज क्लीनर एंड इजियर टू रीड। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि जब आप इस स्टेटमेंट को रीड करेंगे तो हो सकता है आप /n को मिस कर दें क्योंकि वो पूरा ही एक बड़े सेंटेंस में एनक्लोज्ड है। बट जब आप लेफ्ट वाली स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हमने ब्लीप endl एंड ब्लूप को सेपरेट कर दिया है। तो इसलिए जब आप इस कोड को पढ़ेंगे तो बहुत इजीली आप endl को नोटिस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ब्लीप एंड ब्लूप को हमें अलग अलग लाइंस में प्रिंट करना है, तो हमने उन्हें यहाँ पे सेपरेट करके लिख दिया है। बट राइट वाले इंस्ट्रक्शन में इसे पूरे को एक सिंगल ब्लॉक की तरह लिखा गया है, तो इसे समझना उतना इजी नहीं है जितना इस लेफ्ट वाले इंस्ट्रक्शन को समझना है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है द लेफ्ट वन इज क्लीनर एंड इजियर टू रीड, हेंस यूजिंग endl इज प्रेफर्ड ओवर /n इन सच केसेस। इसलिए अगर इस तरह का कुछ केस हो तो हम endl को यूज करना प्रेफर करेंगे ओवर /n। अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। Constants are named storage locations whose value can not change during the program execution. Constants उन मेमोरी लोकेशंस को कहते हैं जिनका कुछ नाम दिया गया है एंड उन मेमोरी लोकेशंस में स्टोर्ड वैल्यू को आप अपने प्रोग्राम में चेंज नहीं कर सकते। एक बार आपने उस लोकेशन पे कोई वैल्यू स्टोर कर दी, अब वो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो इस डेफिनेशन को देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा, ये डेफिनेशन काफी सिमिलर है टू द डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो हम कंपेयर करते हैं इस डेफिनेशन को विद द डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल। अ वेरिएबल इज अ नेम्ड स्टोरेज लोकेशन हुज वैल्यू कैन चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो वेरिएबल की डेफिनेशन भी सिमिलर ही है, बट कांस्टेंट की वैल्यू को आप अपने प्रोग्राम में चेंज नहीं कर सकते एंड वेरिएबल की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कांस्टेंट्स को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। Declaration of a constant is similar to that of a variable with const keyword in front of it. तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, हमने लिखा है const int sum equal to 25। तो पहले हम कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स को लिख रहे थे जब हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता था, बट अब हमने const कीवर्ड को आगे ऐड कर दिया है। इससे
सम नाम की जो मेमोरी लोकेशन है वो एक कांस्टेंट हो जाती है। तो आपको एक बॉक्स तो मिला है बट उसमें 25 वैल्यू को फिक्स कर दिया गया है एंड अब आप इस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अ कांस्टेंट मस्ट बी गिवन एन इनिशियल वैल्यू एट द टाइम ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। इसका मतलब है जब आप एक कांस्टेंट को डिक्लेयर करते हैं वहीं पे ही आपको इसकी इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड भी करनी पड़ती है। जब आप अपने कंपाइलर को पहली बार बताते हैं कि आपको इस डेटा टाइप का एक कांस्टेंट चाहिए, वहीं पे ही आप उसकी इनिशियल वैल्यू भी प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको एक एरर आता है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है, हम इसे टर्बो C++ में रन करने की कोशिश करेंगे। यहां पे हमने क्या किया है, पहले हमने iostream एंड conio.h को इंक्लूड किया है। iostream को यूज करने का पॉइंट क्या था, ताकि हम cout को यूज कर सकें, एंड conio.h को हमने इसलिए यूज किया ताकि हम क्लियर स्क्रीन एंड getch का यूज कर सकें। क्लियर स्क्रीन, जैसे कि आपको याद होगा, आपके पुराने आउटपुट को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है, एंड getch का यूज करते हैं आप अपनी आउटपुट विंडो को स्टे करवाने के लिए जब तक आप कोई और की प्रेस ना कर दें। बीच में हमने क्या किया है, हमने एक कांस्टेंट को डिक्लेयर किया है यहाँ पे, const डबल नंबर इज इक्वल टू 15.23। तो जिस स्टेटमेंट में हमने इसे डिक्लेयर किया उसी स्टेटमेंट में हमने इसे इनिशियल वैल्यू भी प्रोवाइड कर दी, जो कि है 15.23। उसके बाद एक कमेंट है, आप इसे अभी इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद है आपका cout इंस्ट्रक्शन, जिसमें आप प्रिंट करते हैं नंबर इक्वल टू एंड नंबर कांस्टेंट की वैल्यू। तो चलिए इस प्रोग्राम को टर्बो C++ में रन करते हैं। तो ये सेम प्रोग्राम को मैंने टर्बो C++ में लिख लिया है। आपको ये प्रोग्राम्स एंड प्रेजेंटेशन वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो मैं इस प्रोग्राम को Alt F9 से कंपाइल करता हूं एंड जब कंट्रोल F9 से रन करूंगा तो आप देखेंगे कि आपको नंबर इक्वल टू 15.23 आउटपुट में मिलेगा। सिंपली आपने नंबर कांस्टेंट की वैल्यू को प्रिंट कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे कुछ चीजें ट्राई करेंगे। मान लीजिए मैं इस कमेंट को हटा के यहाँ पे लिख दूं नंबर इक्वल टू 17। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने नंबर कांस्टेंट की वैल्यू को बाद में चेंज करने की कोशिश की है। इनिशियल वैल्यू तो मैंने उसे दी थी 15.23, अब मैं कह रहा हूं कि उसमें 17 वैल्यू को स्टोर कर दो। तो चलिए देखते हैं, मैं इसे कंपाइल करने की कोशिश करता हूं। तो आप देखेंगे मुझे एक एरर मिला है। अब ये एरर क्या है, मैं इस पे क्लिक करता हूं तो यहां पर लिखा आया कैन नॉट मॉडिफाई अ कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट। मैं अगर इस स्टेटमेंट पर क्लिक करूं तो वो मुझे डायरेक्टली उसी स्टेटमेंट पर ले जाता है जहां पे मैंने नंबर के अंदर 17 वैल्यू को स्टोर करने की कोशिश की है। तो यहां पे आपको ये समझ आ गया कि आप एक कांस्टेंट की वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते। साथ ही साथ अगर मैं नंबर की इनिशियल वैल्यू को यहां से हटा दूं तो अब क्या होगा, अब आप देखेंगे आपको एक और एरर मिला, कांस्टेंट वेरिएबल नंबर मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। इसका मतलब जिस स्टेटमेंट में आप एक कांस्टेंट को डिक्लेयर करते हैं आपको उसी स्टेटमेंट में उसको इनिशियल वैल्यू भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो चलिए अब हम हमारी प्रेजेंटेशन पर वापस चलते हैं। तो हमने हमारे प्रोग्राम में दो इंटरेस्टिंग चीज देखी। एक तो ये कि इनिशियल वैल्यू मस्ट बी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। दूसरा दैट वी कैन नॉट मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट। आप एक कांस्टेंट की वैल्यू को बाद में मॉडिफाई नहीं कर सकते। साथ ही साथ आपको एक कांस्टेंट की इनिशियल वैल्यू को एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो अब हमने ये तो सीख लिया कि हम कांस्टेंट्स को यूज कैसे करते हैं। अब हम सीखेंगे कि हम कांस्टेंट्स को यूज क्यों करें एंड कब करें। कांस्टेंट्स आर अ रिमाइंडर टू द प्रोग्रामर that some particular values must not be modified. Thus, prevents us from accidentally changing them and also enforces consistency. तो हम इस स्टेटमेंट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। For example, if we want to enforce that the value of pi should be used as 3.14, we can make it a constant. तो मान लीजिए आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। आपको एक सर्कल की सर्कमफेरेंस एंड एरिया को कंप्यूट करना है। तो आपको दो जगह पे पाई की वैल्यू की जरूरत है, 2πr जब आपने सर्कमफेरेंस निकाला एंड πr² जब आपने एरिया निकाला। तो अब एज अ प्रोग्रामर आप एनफोर्स करना चाहते हैं
कि पाई की वैल्यू को 3.14 ही यूज किया जाए। ऐसा ना हो कि आप कहीं पे 3.141 या 3.1 यूज कर लें, या हो सकता है कहीं गलती से आप 2.14 यूज कर लें। तो इसलिए आपकी पाई की वैल्यू को आप चाहते हैं कि वो हर जगह 3.14 ही रहे, तो आपने पाई नाम का एक कांस्टेंट बना दिया, उसमें वैल्यू स्टोर की 3.14, एंड हर जगह पे जहां पे आपको पाई की वैल्यू चाहिए आप इस कांस्टेंट को यूज कर लेते हैं। तो इन अ वे अब आपका प्रोग्राम कंसिस्टेंट रहेगा, क्योंकि हर जगह पे सेम पाई की वैल्यू को ही यूज किया जाएगा। तो इसी चीज को यहां पर लिखा गया था दैट कांस्टेंट्स आर अ रिमाइंडर टू द प्रोग्रामर दैट सम वैल्यूज मस्ट नॉट बी मॉडिफाइड। अब आप पाई की वैल्यू को इस स्टेटमेंट के बाद चेंज नहीं कर सकते, thus prevents us from accidentally changing them and also enforces consistency। इसलिए अब जहां जहां पे भी पाई की वैल्यू को यूज किया जाएगा सेम वैल्यू ही यूज होगी, आपके प्रोग्राम में कंसिस्टेंसी रहेगी। तो इस तरह के केसेस में आप कांस्टेंट्स को यूज करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो आप चाहते हैं कि वो 9.81 ही यूज हो, तो आप इसे भी एक कांस्टेंट बना सकते हैं और हर जगह पे सेम जी कांस्टेंट को यूज कर सकते हैं। तो अब कांस्टेंट्स का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अब हम हमारे ऑपरेटर्स के डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल और अ कैरेक्टर और वर्ड विच ट्रिगर सम ऑपरेशन ऑन इट्स ऑपरेंड्स। ये डेफिनेशन को हम पहले भी देख चुके हैं। एक ऑपरेटर के कुछ ऑपरेंड्स होते हैं जिनका यूज करके आपके ऑपरेटर कोई ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका प्लस ऑपरेटर है, तो जब आप लिखते हैं a प्लस बी, तो a एंड b प्लस ऑपरेटर के ऑपरेंड्स हैं, एंड इन दोनों को यूज करके प्लस ऑपरेटर एक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है जो कि है एडिशन। एंड आपके एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती है? इन दोनों को ऐड करने के बाद जो भी सम की वैल्यू आएगी वो ही इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है। इन द कमिंग टॉपिक्स विल स्टडी मेनी डिफरेंट ऑपरेटर्स। हम काफी सारे अलग अलग ऑपरेटर्स को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं एंड उनको यूज कैसे करते हैं उसे भी सीखने वाले हैं। विल स्टार्ट बाय स्टडिंग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जिनको हम पहले भी देख चुके हैं। तो चलिए पहले हम बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को देखते हैं। इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये कुछ इस तरह के हैं: एडिशन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो इसके यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है कि अगर a वेरिएबल की वैल्यू है 13 एंड b की वैल्यू है 5, तो a प्लस b एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? वो होगी 18। प्लस ऑपरेटर सिंपली आपके दोनों ऑपरेंड्स को ऐड कर देता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन ऑपरेटर्स को हम बाइनरी ऑपरेटर्स कहते हैं क्योंकि इनके दो ऑपरेंड्स हैं। सिमिलरली आपका सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है जो कि 13 माइनस 5 8 वैल्यू को रिटर्न करेगा। साथ ही साथ आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के बारे में हमने क्या सीखा था? दैट अगर a एंड b दोनों इंटीजर्स हो तो a बाय b भी एक इंटीजर ही होगा। तो इसलिए 13 बाय 5 में आपको वैल्यू मिलेगी 2, जो कि होता है कोशिएंट व्हेन 13 इज डिवाइडेड बाय 5। उसके बाद आता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। इसके बारे में हमने क्या सीखा था? दैट मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज किया जाता है सिर्फ इंटीजर वेरिएबल्स के साथ। साथ ही साथ अगर आप लिखते हैं 13 बाय 5 तो आपको मिलेगा रिमाइंडर व्हेन 13 इज डिवाइडेड बाय 5, जो कि होता है 3। तो अब हम सीखते हैं कुछ यूनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? यूनरी ऑपरेटर इज एन ऑपरेटर विच टेक्स ओनली वन ऑपरेंड। ये कुछ इस तरह के दिखेंगे कि आपका ऑपरेटर होगा जिसको ऑपरेंड के आगे लिखा जाएगा। तो हम दो यूनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। यूनरी प्लस, जिसको यूज किया जाता है ऐसे, आपका प्लस ऑपरेटर रहता है एंड फिर आपका ऑपरेंड रहता है। और सेकंड है यूनरी माइनस, जो कि सेम आपका माइनस ऑपरेटर रहता है एंड उसके बाद रहता है उसका एक ऑपरेंड। तो चलिए इन दोनों का हम एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले आपका यूनरी प्लस ऑपरेटर। Unary plus operator is applied in front of its operand and the value of the expression is same as the value of its operand। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया? हमने दो वेरिएबल्स बनाए, box 1 एंड box 2। तो हमें दो बॉक्सेस मिल गए। सेम चीज को यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी दिखाया गया है। उसके बाद हमने box 1 में वैल्यू स्टोर कर दी -2, तो वो यहाँ पे भी दिखाई गई है। उसके बाद हमने लिखा box 2 इज इक्वल टू प्लस box 1। तो ये आपका यूनरी प्लस ऑपरेटर है। आपने सिंपली अपने ऑपरेंड के आगे एक प्लस ऑपरेटर लगा दिया है। तो अब
इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी सेम एज द ऑपरेंड बॉक्स 1। तो इसलिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी -2 ही होगी। तो आप बॉक्स 2 में भी -2 को स्टोर कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका यूनरी माइनस ऑपरेटर। यूनरी माइनस ऑपरेटर इज ऑल्सो अप्लाइड इन फ्रंट ऑफ इट्स ऑपरेंड। जैसे हमने यूनरी प्लस को उसके ऑपरेंड के आगे लिखा था, वैसे ही हम यूनरी माइनस को भी उसके ऑपरेंड के आगे लिखते हैं। एंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज नेगेटिव ऑफ द वैल्यू ऑफ इट्स ऑपरेंड। तो इसका एग्जाम्पल फिर से देखते हैं। हमने लिखा इंट बॉक्स 1 बॉक्स 2, हमें 2 वेरिएबल्स मिल गए। उसके बाद हमने बॉक्स 1 में -2 वैल्यू को स्टोर कर दिया एंड हमने लिखा बॉक्स 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ बॉक्स 1। तो ये माइनस आपका यूनरी माइनस ऑपरेटर है। आपने एक ही ऑपरेंड को लिया एंड उसके आगे माइनस को यूज कर लिया, तो ये आपका यूनरी माइनस है। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? इट वुड बी द नेगेटिव ऑफ द वैल्यू जो कि आपके ऑपरेंड की है। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी नेगेटिव ऑफ जो भी बॉक्स 1 में स्टोर्ड है, तो इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। सेम चीज को यहां पर भी दिखाया गया है, बॉक्स 2 में वैल्यू 2 स्टोर हो गई। तो आज की वीडियो में हमने एंड एल के बारे में पढ़ा, कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़ा एंड उसके बाद हमारे ऑपरेटर्स के टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया। अगली वीडियो में हम ऑपरेटर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में सीखेंगे। अगर आपको आज की वीडियो में कुछ भी डाउट्स हो या सजेशंस हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें। मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।